अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइज और पैम नशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सुबह सवेरे किसी महल्लेदार ने आकर बताया कि इनके बेटे की लाश खेतों में पड़ी है। लड़की के मुंह से तकिए का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हुए। मैंने लड़की से कहा कि ये सारी बातें बिल्कुल इसी तरह वो थानेदार को बता दे। मैंने इस लड़की का सारा बयान सुनाया। थानेदार मुझसे ज़्यादा बेहतर समझता था। उसने लड़की और उसके उम्मीदवार को भी मुश्तबा बिठा लिया। वो किसी को ढीला नहीं छोड़ना चाहता था। तफ्तीश शक व शुबे पर ही की जाती है। एक इशारा कहीं से मिलता है तो इस इशारे की तायीद या तदीद किसी और मुश्तबा से हो जाती है। बाज़ मुश्तबा घबरा कर फालतू बातें कह डालते हैं और बाज़ गलत बयानी करते हैं। बाज़ औक़ात गलत बयानी ज़्यादा फ़ायदा दे जाती है। यही हाल इस लड़की और इसके आशना का था। लड़के ने कुछ बातें छुपा ली थीं जो लड़की ने घबरा कर बता दी थीं। थानेदार ने मुझे कहा, ये ना देखो कि ये नौजवान कत्ल करने की हिम्मत नहीं रखता और लड़की वाकई बुज़दिल है। ऐसे नौजवानों पर जब हैवानों वाला जज्बा गालिब आ जाता है तो कत्ल कोई मुश्किल काम नज़र नहीं आता। कत्ल करके इनके होश व हवास ठिकाने आते हैं तो वो छुपते फिरते हैं। वो जब पुलिस के शिकंजे में आते हैं तो इक़बाल जुर्म भी इतनी ही जल्दी कर लेते हैं जितनी जल्दी कत्ल कर लेते हैं। मैंने जब थानेदार को लड़की की खसलत बताई तो उसने कहा कि ऐसी लड़की किसी और के साथ आशनाई करके इसके एवज़ अपने खामिद को कत्ल करा सकती है। मकान तो उसने लिखवा ही लिया था। वहाँ थाने का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी बैठा था। वो हिंदू था। उसने बड़े अच्छे मशवरे दिए और कहा कि इन दोनों को उसके हवाले कर दिया जाए। चुनांचे थानेदार ने लड़की और उसके उम्मीदवार को उसके हवाले कर दिया। मैं पुलिस की सारी कार्रवाई में तो दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। मुझे मालूम नहीं कि इन दोनों के साथ बंद कमरे में क्या सलूक हुआ और क्या क्या पूछगछ की गई। थानेदार ने इन्हें मुश्तबा की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। कहता था कि इन्हें वो सारी रात सोने नहीं देगा। मैंने थानेदार को बताया कि लड़की ने बताया कि मकतूल का बाप किसी के बताने पर तकिए भी गया था। ये सबूत मिल गया था कि शाम के बाद मकतूल तकिए पर गया था। वो ज़रूर जुआ खेलने गया होगा। हो सकता है कि वहाँ उसका लड़ाई झगड़ा हुआ हो। यह भी मुमकिन था कि उसने वहाँ सारी रकम जीती हो और तकिए से वापसी में मारा गया हो। लाश की जेब खाली थी। मैंने सोचा कि उसका बाप तकिए पर गया था। अगर वो खेतों के रास्ते जाता या आता तो उसे अपने बेटे की लाश मिल जाती। मैं तकिए के मलंगों और वहाँ जाकर जुआ खेलने वालों की खसलतों से वाकिफ़ था। थानेदार मुझसे भी ज़्यादा वाकिफ़ था। उसे मालूम था कि वहाँ जुराइम पेशा लोग जाते हैं और बाज़ औक़ात बाहर से कोई ख़तरनाक मुजरिम भी आ जाता है। थानेदार ने सोच विचार के बाद फैसला किया कि तकिए पर अभी छापा मारा जाए। तकिए पर छापा किसी ढंग ही से मारा जाता था क्योंकि रात को या दिन के वक्त भी जब जुआरी अंदर मसरूफ़ होते थे तो कब्रिस्तान के इधर उधर उन्होंने खुफिया पहरे का इंतज़ाम कर रखा होता था। कोई मशकूक आदमी या पुलिस आती नज़र आ जाए तो खांसी से या किसी और इशारे से जुआरियों को खबरदार कर दिया जाता था। जुआरी फ़ौरन इधर उधर हो जाते थे। इनमें से बाज़ किसी कब्र पर फातिहा पढ़ने लगते थे। रात को छापा पड़ता तो वो अंधेरे में गायब हो जाते थे। ये गैर कानूनी धंधा था। आधी जुआरी पुलिस की मुट्ठी गर्म रखते थे। अगर थानेदार की मुट्ठी कभी ठंडी हो जाए या इसकी किसी मर्जी के मुताबिक गर्म ना हो तो पुलिस दयानतदार बन जाती है और तकिए पर छापा मारती थी। अब छापा मारना ज़रूरी हो गया था क्योंकि कत्ल की वारदात हुई थी। थानेदार ने मुझे इन लोगों में घुल मिल जाने को कहा जो मुश्तबा बैठे हुए थे। थानेदार छापा मारने के इंतज़ामात करने लगा और मैं इन लोगों के पास चला गया जो घबराए हुए बैठे थे। मुझे अपने करीब देखते ही सब एक ही बात बोलने लगे। वो मुझसे पूछते थे कि इनका क्या बनेगा और क्या हो रहा है। मैंने इन्हें बताया कि तुम सबको यहाँ बिठा लिया गया है। थानेदार के साथ मेरी दोस्ती है इसलिए बेचारा लिहाज करता है। मुख्तसर ये कि वो लोग इस फरेब में आए रहे कि मैं इनके खातिर थाने में मौजूद हूँ। किसी को शक तक ना हुआ कि मैं इनके खिलाफ मुखबिरी कर रहा हूँ। ये कोई अजीब बात नहीं थी। आजकल भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन्हें आप हमदर्द समझते हैं और इनकी मोहब्बत से मुतासिर होते हैं लेकिन वो पुलिस के मुखबिर होते हैं। थानेदार बावर्दी और बग़ैर वर्दी कांस्टेबलों को अपने साथ ले गया। 2 मुखबिर किस्म के आदमी भी साथ ले गया था। मकतूल की दूसरी बीवी और उसका पहला उम्मीदवार भी अंदर थे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने इन्हें तफ्तीश की चक्की में डाल रखा था।
1.5 घंटे बाद थानेदार आ गया। उसका छापा कामयाब रहा था। वो 5 मलंगों को, जो उमूमन तकिए में रहते थे, साथ ले आया था। इनके अलावा और भी आदमी थे जो वहाँ जुआ खेल रहे थे। इन आदमियों को मलंगों से अलग कर दिया गया। मलंगों को बरामदे में बिठा दिया गया। वो चर्च पिए हुए थे। नशे और नींद ने इन्हें परेशान कर रखा था। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता था। इनमें से 2 के साथ मेरी कुछ बेतकल्लुफ़ी भी थी। थानेदार 3 आदमियों को अंदर ले गया। मुझे मालूम था कि मुझे अब क्या करना है। अपनी खुफिया ड्यूटी के मुताबिक मैं मलंगों के पास जा खड़ा हुआ। उन्हें ये तो मालूम ही था कि आदमी कत्ल हो गया है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इन्हें इसी वारदात के सिलसिले में पकड़ा गया है। वो इसे आम छापा समझ रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि मैं इनकी सिफारिश करूं और छुड़वा लूं। मैंने इन्हें बहुत तसल्लियां दी कि इन्हें जुर्माने से बचा लूँगा। जिन 2 मलंगों के साथ मेरी कुछ बेतकल्लुफ़ी थी, तो इन्हें मैं बातों बातों में अलग ले गया। इन पर ज़ाहिर न होने दिया कि मैं मुखबिरी कर रहा हूँ या ये कि इन्हें कत्ल की वारदात के सिलसिले में पकड़ा गया है। मैंने मकतूल की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो हमारा तो गहरा यार था। मलंगों ने भी अफसोस किया और एक ने कहा कि रात वो जिंदा और सलामत इनके पास बैठा हुआ था। मैंने अपनी उस्तादी से काम लेते हुए बहुत अच्छी तरह बातें मालूम कर लीं, जो ये थीं कि मकतूल ने 200 रुपया जीता और चल पड़ा। उसे कहा गया कि वो और खेले, लेकिन वो नहीं खेला। इस ज़माने में 200 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। आज के 10,000 रुपये समझ लें। जुआरी किसी को यूँ नहीं उठने देते कि कोई बाजी जीत कर रकम जेब में डाले और चल पड़े। मकतूल ने इतनी ज़्यादा रकम पहली बार जीती थी। वो शायद जीती हुई बाजी हारना नहीं चाहता था। एक मलंग ने उठकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि सारी रकम यहाँ रख दो, जब तक बाजी चलती है खेलो। इस पर झगड़ा हो गया। इस मलंग ने अपनी सारी रकम हार दी थी। वो चर्स भी बहुत पी गया था। वो मकतूल को छोड़ नहीं रहा था। इनके दरमियान हाथापाई हो गई। दूसरों ने बीच बचाव करवा दिया और मकतूल खिसक गया। मेरे उकसाने पर मलंग मुझे गपशप के अंदाज में ये बातें सुना रहे थे और मैं ज़ाहिरी तौर पर लुत्फ़ उठा रहा था। मैंने इनसे ये भी मालूम कर लिया कि मकतूल के जाने के कोई 15-20 मिनट बाद ये मलंग गुस्से में उठकर चला गया था। वो मकतूल को गालियाँ देता जा रहा था। इसके बाद मलंग वापस नहीं आया, अपने घर चला गया होगा। उसकी बीवी भी थी। यहाँ मैं मलंगों के मुतालिक कुछ बातें बताऊँगा, क्योंकि शहरों के कई लोगों ने वो मलंग नहीं देखे होंगे जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। शहरों में आजकल विलायती मलंग आ गए हैं, जिन्हें आप हिप्पी कहते हैं। अगर हमारे मलंगों को बुशर्ट पहना दी जाए और उनकी शेव न की जाए और बाल भी न काटे जाएं, तो आप इन्हें यही कहेंगे। मलंग ज़ाहिरी तौर पर हकीर सी किस्म के लोग होते थे। लंबे लंबे कपड़े पहनते और गले में मोटे दानों वाली तस्बीहां और कलाइयों में मोटे मोटे कड़े डाले रखते थे। ये भीख भी मांगते थे, जुआ खेलते और खिलाते भी थे और हर तरह का जुर्म कर गुजरते थे। बड़े बड़े जुर्म करने वाले आदि मुजरिम इन्हें अपने काम में इस्तेमाल करते थे। ये मलंग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इसी किस्म के लोग थे। मैं इन मलंगों को बिठाकर और तसल्ली देकर थानेदार के पास चला गया। वो 3 आदमियों से पूछगछ कर रहा था, लेकिन इनसे कुछ भी पता नहीं चला था। उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। मैंने इसे बताया कि एक और मुश्तबा आ गया है। मैंने इसे मलंगों की बातें सुनाई और बताया कि जिस मलंग के साथ मकतूल की लड़ाई हो गई थी, वो इसके पीछे गुस्से में बाहर निकल गया था। ये जाहिल सा मलंग है। हो सकता है कि इसने गुस्से में मकतूल को कत्ल कर दिया हो और मकतूल अभी रास्ते में ही होगा और मलंग ने उस पर हमला कर दिया होगा। यह भी हो सकता है कि मलंग ने उसकी जेब से 200 रुपये की रकम निकाल ली हो। और थानेदार ने इन्हीं 2 मलंगों को बुलाया और कहा कि सारी बात जो उन्होंने मुझे सुनाई है, इसे भी सुनाएं। थानेदार ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने कोई बात छुपाई या गलत बयानी की, तो आइंदा वो तकिए के करीब नहीं जा सकेंगे। तकिया ही इनकी पनाह और इनकी रोज़ी का ज़रिया था। उन्होंने सारी बातें सुना दी। थानेदार ने अपने अंदाज से बड़ी लंबी जिरह की तो इस मलंग पर शक पुख्ता हो गया जिसके साथ मकतूल की लड़ाई हुई थी। थानेदार की जिरह ऐसी थी कि 1-2 और बातें सामने आ गईं। इन दोनों को थाने के पीछे जाकर बैठने को कहा गया और मुश्तबा मलंग को बुलाया गया। थानेदार ने सबसे पहले इसके पाँव देखे और पूछा, ओए खबीस, तुम जूती क्यों नहीं पहनते? हमेशा नंगे पाँव रहते हो। वो हाथ जोड़कर थानेदार के पाँव में बैठ गया और उसके पाँव पकड़कर बोला, माई बाप, दरवेशों को जूती से क्या काम? मैंने भी देखा कि वो नंगे पाँव था। पता चला कि वो नंगे पाँव रहने का आदी है। दूसरे मलंगों ने फटे पुराने चप्पल वगैरह पहन रखे थे। थानेदार को याद था कि लाश के करीब नंगे पाँव के निशान थे। खोजी को भी थाने में हाजिर रखा गया था। इसे बुलाया गया।
मलंग का पाँव मौका वारदात के खुरे में फिट आ गया। ये वाहिद मुश्तबा था जिसका खुरा वही था जो मौका वारदात पर पाया गया था। खोजी माहिर होते थे, खुरे की बाल जैसी बारीकियों को भी पहचान लेते थे। खोजी ने कहा कि ये खुरा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। थानेदार ने मेरी मौजूदगी में उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसने ये तो तस्लीम कर लिया कि मकतूल के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन कहा कि वो तकिए से बाहर निकला तो खेतों की तरफ नहीं गया, गलियों के रास्ते अपने घर चला गया था। थानेदार ने उसे बताए बगैर बाहर जाकर किसी को उसके घर उसकी बीवी को थाने में बुलाने के लिए भेज दिया। उसकी बीवी आई तो थानेदार ने मलंग को दूसरे कमरे में भेज दिया और उसकी बीवी को अंदर बुला लिया। वो गरीब सी औरत थी लेकिन चालाक भी थी। थानेदार के पहले चंद एक सवालों के जवाब में उसने यूं दिए जैसे बेचारी के मुंह में जबान नहीं, या वो इतनी सीधी सादी है कि कुछ समझ ही नहीं सकती। थानेदार ने थानेदारों वाले हाथ दिखाए तो वो रो पड़ी और अपने खाविंद को गालियां देने लगी। कहती थी कि उसके माँ बाप ने उसे चरसी, भंगी और ज्वारी के साथ बांध दिया है। बहुत देर बाद उसने ज़रा सीधी सीधी बातें की, लेकिन इन बातों से कोई सुराग नहीं मिलता था, सिर्फ शक होता था। बात बातों से शक पक्का होता था। थानेदार की जिरह के जवाब में उसने वो वक्त बताया जब हामिद घर आया था। कत्ल के वक्त से ज़रा बात का मालूम होता था। उसने बताया कि हामिद ने उसे 50 रुपये दिए थे। मलंग के साथी पहले बता चुके थे कि उसके पास एक पैसा भी नहीं रहा था। वो सारी रकम जो गालिबन 30-32 रुपये थी हार गया था। यही वजह थी कि वो मकतूल को जीत कर जाने नहीं दे रहा था। थानेदार ने मलंग के साथियों के मुंह से जो बेशुमार बातें उगलवाई थीं, इनमें एक ये भी थी कि आज उसने कल वाले कपड़े पहने हुए थे या बदले हैं। उन्होंने बताया कि आज ये कपड़े बदल कर आया था। अब उसकी बीवी से थानेदार ने पूछा कि उसने आज सुबह या गुज़िश्ता रात हामिद के कपड़े धोए होंगे। बीवी ने बताया कि सुबह धोए थे, मगर उसने थानेदार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कपड़ों पर खून के दाग नहीं थे। थानेदार ने पूछा कि उसने जब उसके कपड़े धोने के लिए हामिद से लिए तो उसकी जेब में एक चाकू था और कुछ पैसे थे, और ये पैसे तकरीबन कितने थे? इस औरत ने जवाब दिया कि इसकी जेब से चाकू और पैसे उसने खुद ही निकाल लिए थे। कुछ नोट थे और जो ज़्यादातर सिक्के थे। ये सब एक गुत्थी में थे जो उसने निकाल कर देखे और गुत्थी में डाल लिए थे। थानेदार ने पूछा कि क्या रकम 150 रुपये होगी? बीवी ने जवाब दिया, इतनी तो ज़रूर होगी। इससे पहले उसके साथी बता चुके थे कि आज शाम वो तकिए पर आया तो उसने गुत्थी हिलाकर सबको जुए के लिए ललकारा था। थानेदार ने भी इस मलंग की जामा तलाशी नहीं ली थी। बीवी से थोड़ी देर और बातें पूछकर थानेदार ने उसे किसी और कमरे में गायब कर दिया और मलंग को अंदर बुलाया। उसने खद्दर का कुर्ता पहन रखा था जो उसके टखनों तक लंबा था। नीचे ऐसे ही मोटे कपड़े का पजामा था। थानेदार ने उसे कहा, चाकू और पैसों वाली गुत्थी मेज पर रख दो। वो घबराया। थानेदार ने 2-4 गालियां और एक जोरदार थप्पड़ से चाकू और गुत्थी मेज पर रखवा लिए। इसने चाकू कुर्ते की जेब से निकाला और गुत्थी पजामे की नाफ से निकाली थी। थानेदार ने पूछा, गुत्थी में कितनी रकम है? उसने रकम बताई जो मुझे आज याद नहीं रही। इतना याद है कि 150 से कम थी। थानेदार ने कहा कि तुमने 50 रुपये बीवी को दिए थे, बाकी रकम कहाँ गई? वह हैरान और परेशान हालत में थानेदार को देखने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। थानेदार ने पूछा, कल रात तुम सारे पैसे हार गए थे, ये रकम कहाँ से लाए? उससे कोई जवाब बन नहीं रहा था। थानेदार ने पूछा, तुमने आज सुबह कपड़े क्यों धुलवाए थे? उसने जवाब दिया, बहुत मैले हो गए थे। थानेदार को जाने क्या सूझी, उसने उसी वक्त उसके घर की तलाशी का फैसला किया। उसको गालिबन ये उम्मीद थी कि उसके कपड़े बेशक धुल गए हैं, लेकिन ये कपड़े लाहौर भेजकर मालूम कराया जा सकता है कि इन पर खून था। 3 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के साथ मलंग और उसकी बीवी को उसके घर ले गए। वक्त आधी रात का था। थानेदार ने बरामदगी के मुशीरनामे पर दस्तखत करने के लिए मुझे और एक और मुखबिर को साथ ले लिया, और बाकी तमाम मुश्तबा अशखास और मस्तूरात अभी तक थाने के बरामदे में परेशान और खौफ की हालत में बैठी थीं। इनके रिश्तेदार थाने के अहाते के बाहर बैठे थे। हिंदू एएसआई मकतूल की दूसरी बीवी और उसके आशना से तफ्तीश कर चुका था। उसने थानेदार को अलहदा ले जाकर कुछ बताया था। मुझे मालूम नहीं कि उसने क्या बताया था। इतना मालूम है कि इन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हम सब मलंग के घर गए। गंदे से इलाके में 2 कमरों का एक मकान था। अंदर लालटेन जल रही थी। मलंग को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। थानेदार एक और कमरे में चला गया। हेड कांस्टेबल दूसरे कमरे में चला गया। तीसरे कांस्टेबल भी आगे चले गए।
मलंग इनके पीछे था। वो लोग जो ही कमरों में गए, मलंग पीछे को मुड़ा और मेरे दोस्त मुखबिर के दरमियान से बहुत तेजी से दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। मेरे साथ वाले मुखबिर ने हड़बड़ाकर बुलंद आवाज से कहा, वो भाग गया है। हम दोनों इसके पीछे पीछे दौड़े। हमारे पीछे थानेदार और उसके कांस्टेबल आए। मलंग गलियों में गायब हो गया। रात को खामोशी में भी उसके पाँव की आहट नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि वो नंगे पाँव था। हमने देख लिया था कि वो किस तरफ गया है। हम सब इन गलियों से वाकिफ थे। थानेदार ने हमें मुख्तलिफ गलियों में तकसीम कर दिया। वो कोई इतना बड़ा शहर नहीं था कि एक आदमी इतनी आसानी से गायब हो जाता। हम सब ताक़ुब करते रहे। आधे घंटे बाद मैं एक गली से होता हुआ बाजार में जा निकला। कुछ दूर से मुझे किसी का वावेला करने की आवाज़ सुनाई दी। पकड़ लिया, अरे पहुँचना, मार दिया, और वो वावेला मचाने लगा। मैं उधर को दौड़ा। ये आवाज़ें एक और गली से आ रही थीं। ये गली भी आगे जाकर बाजार से जा मिलती थी। इस गली में से एक आदमी दौड़कर निकलता नजर आया। उसके पीछे एक कांस्टेबल निकला और उसके ताक़ुब में मैं गया। मैं भी इसकी मदद को पहुंचा। कहीं से एक और कांस्टेबल आ गया। मलंग पकड़ा गया। वो दौड़ दौड़ कर इस कदर थक चुका था कि उसकी सांसें मिल नहीं रही थीं। वो गिर पड़ा। एक कांस्टेबल ने दूसरे मुखबिर का नाम लेकर कहा कि ये इसे मार आया है, जाकर इसे देखो। कांस्टेबलों ने थानेदार को आवाज़ें दी। वो भी आ गया। गली में जाकर देखा, वहाँ मेरा मुखबिर साथी पड़ा था। थानेदार के पास टार्च थी। मुखबिर के सर से खून निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा था। वो मलंग के पीछे दौड़ता उस तक पहुँच गया था। मलंग ने पहले ही कहीं से हाथ में ईंट उठा ली थी। उसने मुखबिर के सर में ईंट मारी। मुखबिर चकराया और उसने शोर मचाया। मलंग ने उसके सर पर एक बार फिर ईंट मारी। मुखबिर गिरा तो मलंग दौड़ा। उधर से ही एक कांस्टेबल आ रहा था, जिसने देख लिया। इधर से मैं जा रहा था। जख्मी को फौरन उठाकर हेड कांस्टेबल के हवाले किया गया और उसे कहा गया कि इसे सिविल अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को जगा लो। मलंग को थाने ले गए। अब तो कोई शक ही नहीं रहा था कि वो कातिल है। मैं हेड कांस्टेबल के साथ अस्पताल चला गया। ये मामूली सा सरकारी अस्पताल था। डॉक्टर अस्पताल के अहाते में ही सरकारी क्वार्टर में रहता था। इसे जगाकर वारदात बताई। हेड कांस्टेबल ने इसे कहा कि जख्मी अगर मरने वाला हो तो नज़ा का बयान लेना है और उसकी ज़रबें लिखनी भी हैं। डॉक्टर इसी वक्त आया। जख्मी को देखकर उसकी ज़रबें लिखी और उसकी मरहम पट्टी कर दी। उसने बताया कि ईंट से खाल कट गई है, खोपड़ी महफूज है। इस कार्रवाई के बाद मैं थाने गया। थानेदार अभी तक जाग रहा था। तमाम मुश्तबा लोग बरामदे में बैठे ऊँघ रहे थे। मैंने थानेदार से मलंग के मुतालिक पूछा कि कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी चलकर देखते हैं। उसने मेरे मुखबिर साथी की हालत पूछी। मैंने उसे बताया कि वो बच जाएगा, लेकिन अभी होश में नहीं आया। मलंग के मुतालिक उसने बताया कि वो इकबाल जुर्म नहीं कर रहा। मैं समझ गया कि वो अब कहाँ होगा। वो एक कमरे में था। मैं थानेदार के साथ वहाँ गया तो मलंग को इस हालत में देखा कि वो फर्श पर पीठ के बल पड़ा था। उसके दोनों हाथ दाएं बाएं करके उसकी हथेलियों पर एक चारपाई के दो पाए रखे हुए थे। एक पाया एक हथेली पर, दूसरा दूसरी पर। चारपाई के सिरे पर दो कांस्टेबल बैठे हुए थे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चारपाई पर जिस्म का पूरा वजन झटके से डालते थे। मलंग बड़ी जोर से तड़पता और चीखता था। थानेदार ने इसके पास बैठकर कहा, कहो मैंने इसे कत्ल किया है। मलंग के मुंह से चीखों की तरह निकला, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। थानेदार ने मुझे चारपाई पर कांस्टेबलों की जगह बैठने को कहा और कांस्टेबलों को कुछ इशारा किया। वो उठे तो थानेदार भी मेरे साथ चारपाई पर बैठ गया। मैं अंदाज़ा कर सकता था कि दोनों पायों पर हम दो आदमियों का वजन मलंग की हथेलियों को किस बुरी तरह से कुचल रहा होगा। एक कांस्टेबल ने मलंग की एक टांग टखने से पकड़ी, दूसरे ने दूसरा टखना पकड़ लिया और टांगों को बाहर की तरफ खींचने लगे, जैसे मलंग के जिस्म को दो हिस्सों में चीर देंगे। इसी वक्त मलंग ने जो वावेला किया, उससे तो आसमान भी हिल गया होगा। इसके चेहरे पर पसीना उमड़ आया। कांस्टेबल अभी तक उसकी टांगें अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे और झटके दे रहे थे। आखिर मलंग ने हथियार डाल दिए। इसे आज़ाद करके उठा दिया गया। पानी पिलाया गया। उसने थानेदार के पाँव पकड़े और सर उसके पाँव पर रख दिया। वो बच्चों की तरह रो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप फिर कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। इसकी जेब से वो सारी रकम निकाली थी जो उसने तकिए से जीती थी। इस वक्त वो खेतों में मुर्दा पड़ा था। थानेदार इतनी जल्दी उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। उसने मलंग से कहा कि वो असल बात पर आ जाए, वरना वो पछताएगा।
وہ اصل بات پر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال خاصے لمبے تھے۔ اس کے ساتھ رسی باندھ کر ایک کانسٹیبل زور زور سے رسی کو جھٹکے دینے لگا۔ پھر اسے کچھ ایسی اذیتیں دی گئیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو آپ الفاظ میں نہیں لا سکتے۔ اسی میں صبح ہو گئی۔ ملنگ اسی بات پر قائم تھا کہ اس نے لاش کی جیب سے رقم نکالی تھی، اس نے قتل نہیں کیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ پورا بیان دے۔ اس نے تکیے میں لڑائی جھگڑے کی وہی بات سنائی جو پہلے معلوم ہو چکی تھی۔ مقتول تکیے سے نکل گیا۔ ملنگ آخری پیسہ بھی ہار چکا تھا۔ وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ وہ گھر کو جا رہا تھا۔ وہ کھیتوں کے راستے سے گزرا۔ اسے ایک منڈیر کے قریب اندھیرے میں کپڑے پڑے نظر آئے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ کوئی آدمی تھا۔ اس نے ماچس جلائی تو وہ مقتول تھا۔ ملنگ نے اس کی نبض دیکھی، وہ مر چکا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اسے فوراً خیال آیا کہ اس کی جیب میں رقم ہونی چاہیے۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسے رقم مل جائے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھا تھا کہ کسی رہزن نے اسے قتل کر کے رقم اڑا لی ہوگی۔ ملنگ نے اس کے پاس بیٹھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہ رقم موجود تھی۔ اس نے تمام رقم نکال کر اپنی خالی گٹھی میں ڈال لی۔ اس کے ہاتھوں کو خون لگ گیا تھا۔ لاش کے کپڑے خون سے تر تھے۔ خون ابھی گرم تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے ابھی ابھی کوئی قتل کر گیا ہے۔ ملنگ رقم سنبھال کر وہاں سے کھسک گیا۔ گھر لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے کرتے کی آستینوں پر اور دامن پر خون کے داغ لگ گئے تھے۔ اس نے بیوی کو بتا دیا کہ وہ رقم ایک لاٹ سے اڑا کے لایا ہے۔ اس نے بیوی کو 50 روپے دیے، باقی رقم جوئے کے لیے رکھ لی۔ بیوی کوئی شریف عورت تو تھی نہیں، وہ یہ رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے ملنگ کا کرتا پاجامہ اتروا کر پانی میں بھگو دیا تاکہ خون کے داغ پکے نہ ہو جائیں۔ وہ کپڑے صبح دھونا چاہتی تھی۔ تھانے دار کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ کسی کو یہ بتا کر کہ اس نے لاش دیکھی ہے پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرے اس نے اسی رقم سے جوا کھیلا، کچھ ہارا کچھ جیتا اور رقم کچھ کم ہو گئی۔ تھانے دار نے اس سے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو بھی اس نے کہا کہ وہ ڈر کر بھاگا تھا۔ وہ دراصل جاہل، چرسی اور جواری تھا، اس میں اتنی عقل ہی نہیں تھی۔ تھانے دار نے اسے آرام کرنے کو کہا اور باہر آ کر اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے مشورہ کرنے لگا۔ وہ دونوں اس فیصلے پر پہنچے کہ شہادت اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہندو ASI نے کہا کہ دوسرے مشتبہ اشخاص صاف معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی بحث میں بہت دلچسپی لی اور مشورہ دیا کہ اسے اقبال جرم قرار لیا جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ شہادت اور ثبوت کہاں سے لائے جائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں شہادت کے کچھ خانے پر کر دوں گا، مجھے اپنی ضرورت بتائیں۔ میں اسی پر زور دے رہا تھا کہ قاتل یہی ہے، یہ انتقام کے غصے سے مقتول کے پیچھے گیا تھا، اسے قتل کر کے رقم اڑا لی۔ اگر یہ قاتل نہیں تھا تو یہ بھاگا کیوں؟ اگر یہ ڈرنے والا ہوتا تو ہمارے آدمی کے سروں پر اینٹیں نہ مارتا۔ یہ تو اس کا ارادہ قتل تھا۔ ملنگ کی ایک بار پھر شامت آ گئی۔ تھانے دار رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس کا دماغ تھک گیا تھا۔ اس نے اسی ذہنی حالت میں یہی فیصلہ کیا کہ قاتل ملنگ ہے۔ ملنگ کی حالت یہ تھی کہ وہ بھی ساری رات کا جاگا ہوا تھا، ڈرا ہوا بھی تھا، ایک آدمی کو زخمی کرنے کا مجرم بھی تھا۔ تشدد نے اس کا جسم توڑ دیا تھا اور اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ چرس کے نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے سگریٹ مانگا تو اسے کہا گیا کہ وہ پولیس کی مرضی کے مطابق بیان دے دے تو اسے آدھا پاؤ چرس دی جائے گی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار معلوم ہوا کہ نشہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ نشے سے ٹوٹا ہوا آدمی نشے کے لیے جان تک جتنی قیمتی چیز دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے کی مزید پھینٹی اور چرس کے لالچ سے وہ اقبالی بیان پر آمادہ ہو گیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ جو بیان اسے بتایا جائے وہ وہی بیان مجسٹریٹ کو دے۔ اسے یقین دلایا گیا کہ اگر وہ کہہ دے کہ مقتول نے اسے ماں بہن کی گالیاں دیں اور اس نے اسے اشتعال میں آ کر قتل کر دیا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ وہ بے شک فرار اور ایک آدمی کو زخمی کرنے کا ذکر کر دے۔ پولیس کی طرف سے اس پر ان 2 جرائم پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک جھوٹا وعدہ تھا۔ اسے بیان یاد کرائے گئے، لکھے گئے، اس کا انگوٹھا لگوایا، پھر اسے بتایا گیا کہ اب اگر اس نے مجسٹریٹ کے آگے اس بیان کے خلاف کوئی بات کی تو اسے اس کی سزا الگ سے ملے گی۔ اس بیچارے کو علم نہیں تھا کہ پولیس کو دیے ہوئے بیان کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسے مجسٹریٹ کے سامنے لے جایا گیا۔ وہاں اس نے وہی بیان لکھوا دیا جو اسے تھانے میں یاد کرایا گیا تھا۔ اس نے لکھوا دیا کہ اس نے مقتول کو قتل کیا ہے۔ باقی تمام مشتبہ اشخاص کو اس وعدے پر تفتیش سے خارج کیا گیا کہ انہیں جو بیان بتائے جائیں وہ عدالت میں وہی بیان دیں۔ وہ سب ڈرے ہوئے تھے، تھانے دار کی بات نہ ماننے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ملنگ تو جیل کی حوالات میں جا چکا تھا۔ مقدمہ تیار کرنے کا مرحلہ آیا جو بہت ہی مشکل تھا۔
مجھے بتایا گیا کہ میں کس قسم کے گواہ تیار کروں۔ میں نے ملنگوں کو ڈرایا اور انہیں یاد کرائے بیانات، اور انہیں یہ کہنا تھا کہ مقتول نے قاتل کو مارا پیٹا اور گالیاں دی تھیں، اور قاتل یہ کہہ کر بڑے غصے میں اس کے پیچھے چلا گیا تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا، یہ بھی کہ اس نے تکیے میں ہی چاقو کھول لیا تھا۔ تھانے دار نے قتل کا باعث جوا اور لڑائی جھگڑا رکھا تھا۔ ملنگوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ کہیں کہ مقتول عادی جواری اور چرسی تھا اور تکیے پر باقاعدہ آتا اور اکثر دنگا فساد کرتا تھا۔ مقتول کی پہلی اور دوسری بیوی کو بتایا گیا کہ وہ بیان دیں کہ مقتول چرس پیتا اور جوا کھیلتا تھا۔ مقتول کی پہلی بیوی کے بعد بھائیوں کو بھی پولیس کے مطلب کے بیان ذہن نشین کرائے گئے۔ ملنگ کے چاقو اور پیسوں والی گتھی کی برآمدگی اور اس کے گھر کی تلاشی میں لکھی گئی مشیر نامے پر میں نے اور ایک اور مجھ جیسے آدمی نے دستخط کیے۔ ملنگ کا کرتا اور پاجامہ بھی قبضے میں لے لیا گیا تھا، لیکن خون کے داغ بالکل صاف ہو چکے تھے۔ اس طرح بڑی محنت سے شہادت اور ثبوت تیار کیے گئے، گواہوں کو مشق کرائی گئی اور مقدمہ مجسٹریٹ کے سامنے گیا۔ 3 دفعات لگائی گئیں: قتل، حراست، فرار اور ایک آدمی کو شدید زخمی کرنا۔ ملنگ کی بیوی نے بالکل معمولی سا وکیل کیا۔ تھانے دار خوش ہوا کہ یہ وکیل مقدمہ ہار جائے گا، مگر وکیل نے یہ عقل مندی کی کہ ملنگ کو کوئی بیان نہ دینے دیا اور جرح بھی نہ کی۔ مقدمہ سیشن کورٹ میں گیا۔ وہاں ملزم نے بیان دیا کہ اسے چرس پلا کر اور ظالموں کی طرح تشدد کر کے اقبالی بیان لکھوایا گیا ہے۔ وکیل نے ہر گواہ پر جرح کی۔ سیشن کورٹ نے ملزم کو قتل میں عمر قید سزا دی، حراست سے فرار میں بری کر دیا کیونکہ ملزم کا ریمانڈ نہیں لیا گیا تھا، لہذا حراست ثابت نہ ہو سکی۔ فرار ثابت نہ ہوا تو فرار اور تعاقب میں کسی کو زخمی کرنے کا الزام بھی ختم ہو گیا۔ ملنگ نے اپیل کی۔ اسی وکیل نے، جو بڑا ہی معمولی تھا، ایسے نکتے نکال لیے کہ اپیل منظور ہو گئی اور ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا۔ یہ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ بری ہو گیا۔ اس کے خلاف گواہیاں تیار کرنے کے بعد میں خدا سے دعائیں مانگتا رہا کہ یا خدا اسے بری کر دے۔ کیوں؟ میں نے اس سابقہ مخبر سے پوچھا۔ آپ اس کے لیے کیوں دعائیں مانگتے رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ وہ قاتل نہیں تھا، انہوں نے جواب دیا۔ میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ کون تھا قاتل؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسے میں نے قتل کیا تھا۔ آپ نے؟ میں نے حیرت سے اچھل کر پوچھا۔ آپ نے قتل کیا تھا؟ جی میں نے، انہوں نے کہا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مقتول کتنا رذیل انسان تھا، شریف گھرانوں کی بیٹیوں کو بدنام کرتا پھرتا تھا، اس قدر شیطان فطرت انسان تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ غیبت اس کی خصلت تھی۔ اس کی پہلی بیوی شریف عورت تھی، اسے اس نے 7 سال پریشان رکھا، آخر اس پر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی۔ یہ عورت مجھے بہت اچھی لگتی تھی، ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ طلاق دے کر اس نے شریف اور مظلوم عورت کو ہر جگہ بدنام کر دیا تاکہ اس کی کہیں دوسری جگہ بھی شادی نہ ہو جائے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی، ہم نے اس کی منگنی کر دی۔ ہم شادی کا دن مقرر کرنے کی سوچ رہے تھے کہ لڑکے والوں نے منگنی توڑ دی۔ انہوں نے کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سن کر میری اور میرے والدین کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ میں نے پتہ کرایا تو یہ راز کھلا کہ مقتول نے اپنی عادت کے مطابق کہیں یہ کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ اس نے یہ بکواس 2-3 جگہ کی اور بات پھیل گئی۔ میں نے پوری تفتیش کی اور ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے یہ بکواس کی ہے۔ میں پولیس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی تھا، میں ہر کھیل کھیل سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بیوی مر چکی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ شادی کو 2 سال ہوئے تھے کہ بیوی مر گئی، اسے مرے 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پکڑے گئے تو کوئی بات نہیں۔ میں اس شخص کی تاک میں رہا۔ ایک شام اسے تکیے کی طرف جاتے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جوا کھیلنے گیا ہے۔ میں کچھ وقت گزار کر کھیتوں میں چلا گیا۔ وہ 2.5-3 گھنٹے بعد آیا۔ میں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تم نے میری بہن کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ وہ کوئی جواب دینے لگا تھا کہ میں نے اپنا چاقو کھولا اور چاقو اس کے سینے میں اتار دیا۔ دوسرا وار بھی اسی جگہ کیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا تو میں نے اس کی پیٹھ پر چاقو مارا۔ وہ گرا اور تڑپنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں گھر آ گیا۔ میرے والدین اور بہن وغیرہ سو گئے تھے۔ میرا کمرہ الگ تھا جس کا دروازہ باہر کو بھی کھلتا تھا، اسے میں نے تالا لگا دیا تھا۔ کمرے میں گیا، میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے۔ میں نے کپڑے اتارے اور غسل خانے میں جا کر خوب مل کر دھوئے، چاقو بھی صاف کیا۔ ماں اور بہن نے صحن کی رسی پر میرے کپڑے پھیلے دیکھے تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کس نے دھوئے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ رات میں کیچڑ میں گر پڑا تھا، دیر سے آیا تو خود ہی دھو لیے، تمہارے لیے رہنے دیتا تو صبح تک
गंदी कीचड़ के दाग पक्के हो जाते। फिर इत्तला मिली कि खेतों में शफी की लाश पड़ी है। मैं दौड़ तक गया। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं पुलिस का मुखबिर था और थानेदार के साथ मेरे दोस्ताना ताल्लुकात थे। मैं इसके साथ लग गया और उसे गुमराह करना शुरू कर दिया। मैंने बड़ी मेहनत से मुखबिरी की और कई मुश्तबा अशखास लाकर उसे दिए। कुदरत ने ये मदद की कि वहाँ ये मलंग पहुँच गया और अपने नंगे पाँव के खुरे वहाँ छोड़ आया। उसने लाश की जेब से पैसे भी निकाले और वो इत्तेफाक किया इस फंदे में फंस गया। अगर वो भागता ना तो पुलिस से बच जाता। इसे दरअसल मैंने भगाया था। ये तरीका अचानक मेरे दिमाग में इस वक्त आया था जब मैं पुलिस के साथ इसके घर में दाखिल हुआ था। थानेदार और कांस्टेबल दूर चले गए तो मलंग मेरे साथ पीछे रह गया। दूसरा मुखबिर हमसे भी पीछे था। मेरे दिमाग में आई कि मलंग गंवार आदमी है, इसके खिलाफ इल्ज़ाम पक्का किया जा सकता है। मैंने इसे कान में कहा, ओए पीछे मुड़ो और भागो, कोई पकड़े तो इसका सर खोल दो, शहर से निकल जाओ, तुम्हारे कौन से यहाँ बच्चे रोते हैं। वो डरा हुआ मलंग उल्लू का पट्टा बन गया और भाग निकला। इसे भगाकर मैंने दरअसल साबित कर दिया था कि कातिल वही है। मुझे मालूम नहीं था कि वो वाकई एक आदमी का सर खोल देगा। मैंने उसके खिलाफ गवाहियाँ भी तैयार की, लेकिन मैंने सच्चे दिल से दुआ भी करता रहा कि वो बरी हो जाए। इस किस्म के मुकदमों की ऊंच नीच से मुझे वाकफियत थी। इसका वकील सस्ता था और बहुत कमज़ोर। इसे मैंने चोरी छुपे बताया था कि मजिस्ट्रेट की अदालत में किसी गवाह पर जिरह न करे और केस सेशन में जाने दे। वहाँ भी मैंने उसे कुछ काम की बातें बताई थीं और कहा था कि अपने मुलजिम से कहो कि इकबाली बयान से मुनहरिफ हो जाए। सेशन जज ने उसे बरी करना मुनासिब न समझा और सज़ा दे दी। हाई कोर्ट में वकील ने 2 नुक्ते ऐसे पेश किए जिन पर मलंग बरी हो गया और मेरा ज़मीर साफ हो गया। जहाँ तक मकतूल का ताल्लुक है, मैं उसके कत्ल पर शर्मसार नहीं हूँ। उसके गुनाहों का साया मरने के बाद भी उसकी पहली बीवी से हटा नहीं था। वो जवानी की उम्र में थी। कोई घराना उसका रिश्ता कबूल नहीं करता था क्योंकि सब कहते थे कि इसे बदचलनी के इल्ज़ाम में तलाक मिली है। कोई एक भी औरत या मर्द ऐसा नहीं था जो ये बताता कि उसके ताल्लुकात किसके साथ थे। आखिर मैंने अपनी माँ से कहा कि इसका रिश्ता मांग लो। इसके वालिदैन ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इनकी नेक चलन और मजलूम बेटी के दिन फिरे। मैंने उसके साथ शादी कर ली। वही औरत जिसे 7 साल औलाद नसीब न हुई, मेरे 5 बच्चों की माँ बनी।